हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल टेंजेंसी पर। इस चैनल पे हम मैक्सिमम मैथ्स की ही बात करेंगे। जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको बहुत आसान वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, इसका लिंक दिया हुआ है। इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस पे आपको मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस पे आपको बहुत सारे कंटेंट में जो पीडीएफ के फॉर्मेट में है वो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और ये दूसरा इंस्टाग्राम का मेरा पर्सनल अकाउंट का लिंक है जिस पे आप अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो मैथ 2021 का सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ मैथ्स की हम बात करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पेपर 1 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में आप जानते हैं कि सिर्फ प्राइमरी लेवल के जो टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो। इस 30 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं जिसमें 15 लगभग पेडागॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 कंटेंट के। ठीक है, तो टोटल हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पेपर 1 है, जनवरी 2021 में इसको पूछा गया था। ये बहुत रिसेंट पेपर है, तो जो सिलेबस है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। एक आपको माइंड में एक मैप तैयार हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, छोटे छोटे, टोटल 48 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की ये स्क्वायर्स हैं, टोटल 48 48 स्क्वायर्स हैं। इनको हम किस तरीके से अरेंज करें, व्यवस्थित करें कि जो टोटल रिजल्टेंट एरिया है वो हमेशा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहे। देखिए, टोटल 48 है और एक का लेंथ जो है 1 है और ब्रेथ 1 है। ठीक है, तो एक वे तो ये हुआ कि जो ऐसे स्क्वायर है इसको हम ऐसे टोटल 48 स्क्वायर इस तरीके से अरेंज कर दें। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि ऐसे दो यहाँ पे रखें और इधर 24। ठीक है, तभी तो 48 हो जाएगा। ऐसे ही हमें अरेंज करना है। लेकिन अब हमारे एग्ज़ाम में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसको एक एक डायग्राम बना के करें। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि हम डायरेक्ट फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे अब 48 की बात कर रहा है, आप जानते हैं 48 को किस तरीके से लाया जा सकता है। एरिया क्या है? एरिया हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई को। अब अगर लेंथ हमने 1 रखा तो ब्रेथ हमें कितना रखना है? 48। ठीक है, उसी तरीके से लेंथ अगर 2 रखा तो इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 24। अगर 3 रखा तो 16, 4 रखा तो 12 और 6 रखा तो 8। ठीक है, इन सब का एरिया क्या होगा? 48 होगा। तो टोटल 5 आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं जिसमें कि एरिया जो है वो 48 रहेगा। ठीक है, एरिया में चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है 8। तो 8, और अगर लेंथ 8 रखते हैं तो उसका ब्रेथ 6 रखेंगे। तो 8 इंटू 6 और 6 इंटू 8, आप जानते हैं ये दोनों सेम ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसलिए टोटल 5 हमने इसको कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली हम करते हैं सीधा। सबसे पहला काम करते हैं कि फैक्टर निकालते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हैं, आप जानते हैं टोटल एरिया 48 कह रहा है, तो हम डायरेक्ट फैक्टर निकालते हैं। पहला है 1 2 3 4 6। अब इसके बाद ये रिपीट होने लगता है क्योंकि 6 इंटू 8 है, 4 इंटू 12 है, 3 इंटू 16 है, 2 इंटू 24 है एंड 1 इंटू 48 है। आंसर इसका आ गया 5। ठीक है, समझाने के लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल असेंबली में, विद्यालय की सभा में, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। एक लाइन में बच्चे खड़े हैं। रूही 19 फ्रॉम बोथ हैंड। जो रूही है वो दोनों सिरों से 19वां स्थान है। तो टोटल कितने बच्चे हैं? अब अगर यहाँ पे रूही 19वें स्थान पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे से टोटल 18 बच्चे हैं।
ठीक है, 18 ये हैं तभी तो ये 19वां स्थान होगा। और उसी तरीके से पीछे से भी रूही का 19वां स्थान है, मतलब कि 18 बच्चे पीछे भी हैं। 18 ये, 19वां ये। अब पूछ रहा है कि क्लास में टोटल कितने हैं, तो 18 प्लस 18 36, और एक ये रूही, रूही भी तो उसी क्लास की बच्ची है, तो ये 37। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइम का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। कह रहा है कि अस्मिता जो है वो स्कूल में पहुंचती है एक मीटिंग के लिए 8:30 से 15 मिनट पहले। मतलब क्या हुआ कि वो कितने बजे स्कूल पहुंची, 8:15 पे, ठीक है। सी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग हु इज़ 40 मिनट्स लेट। अब कह रहा है कि जो अस्मिता है ये आधे घंटे पहले पहुंची अपने एक दोस्त से, तो उसकी दोस्त मतलब आधे घंटे बाद पहुंची, तो आधे घंटे बाद क्या टाइम होगा, 8:45। सिर्फ हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और टाइम लिखते जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। 8:45 पे इसकी फ्रेंड पहुंची। अब कह रहा है कि जो उसकी फ्रेंड है वो 40 मिनट लेट है। अगर 8:45 पे पहुंच के 40 मिनट लेट है, मतलब कि जो टाइम था वो क्या था, 8:05, ठीक है। तो मीटिंग का टाइम पूछ रहा है, तो मीटिंग का टाइम 8:05 था, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम समय लिखते जाएंगे। अब इसी तरीके से 4th क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जिनमें हम जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको मैच करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को बहुत सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा कितना होता है, 50, मतलब कि 50 से अधिक है। इसका हमें काम भी नहीं है। इट इज़ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस, मतलब कि वो 6 टेंस क्या होगा, 60, और 8 टेंस मतलब 80। तो 60 से बड़ा है और 80 से छोटा है, यही तो कह रहा है। सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, और दोनों डिजिट का जो सम है, योग है, वो टोटल 9 है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द 10th डिजिट इज द डबल ऑफ 1st डिजिट। जो दहाई संख्या है, कोई भी नंबर होता है, अगर हम एक्स वाई मान लें, तो वाई क्या है, इकाई, यूनिट डिजिट पे है, इसका प्लेस वैल्यू, और जो एक्स है ये 10th डिजिट है, दहाई। तो कह रहा है कि जो 10th डिजिट है ये यूनिट डिजिट का क्या है, डबल है। तो अब ऑप्शन में आप देखिए सबका योग 9 है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ये नंबर है 63, जिसमें जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट का डबल है। तो डायरेक्ट बिना कुछ सोचे हम इसको आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। और किसी में भी डबल नहीं है, यहाँ पे 1 है तो डबल 2 होता है, यहाँ 8 है, 4 5 भी डबल नहीं है, और यहाँ पे 7 जो है वो 2 का डबल नहीं है। डायरेक्ट इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सारे वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग वैल्यूज़ दिया है, और कह रहा है कि सोहेल जो है उसने एक पैकेट क्रेयॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, 15 रुपये 50 पैसे। 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल, यहाँ पे दिया है एक पैकेट ऑफ पेंसिल 14 रुपये का है, तो 2 पैकेट कितने का होगा, 28 रुपये का होगा। फिर तीसरा क्या कह रहा है, 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये 50 पैसे। उसके बाद से 1 सीजर, एक कैंची, वो कितने की है, 17 रुपये की। उसके बाद 5 शीट ऑफ ग्लेज्ड पेपर, जो एक सीट का ग्लेज पेपर की कीमत है 2.5 रुपये, तो 5 सीट उसने लिया है, तो 5 इंटू 2.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 रुपये 50 पैसे। और लास्ट है 1 पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर, सजावटी जो स्टिकर है उसका एक पैकेट लेता है, जिसकी कीमत है 5 रुपये। हम सबको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो इसको बहुत आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 51 43 65, फिर ये 82 94 99 एंड 100, 100 रुपये और 50 पैसे।
हम इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 रुपये 50 पैसे। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सिंपल एडिशन है। सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन जो भी दिया रहता है, इसमें बहुत बार कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम लिखते टाइम कोई भी लिख रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, उसमें हम कोई गलती ना करें। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना। एक ट्रेन है जो पटना से शुरू होता है ऑन 30th मई, जो 30 मई को पटना से शुरू होता है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 23:40, 23:40 पे। अब आप जानते हैं कि 12 से जब भी अधिक होता है तो वो शाम का समय होता है। ठीक है, तो ये 12 से कितना अधिक है, 11:40 अधिक है। मतलब कि ये 11:40 PM की बात कर रहा है। रात में 11:40 पे ट्रेन पटना से चली थी एंड रीचेस मुंबई ऑन 1 जून, और 1 जून को वो मुंबई पहुंची है। कितने बजे, तो ये 5:15, ये 12 से कम है तो ये सुबह की बात कर रहा है, 5:15 सुबह। टोटल ट्रैवल टाइम हमें निकालना है, कितना टोटल समय लगा। अब आप जानते हैं कि जो मई का महीना है वो 31 दिन का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। इसको आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब कह रहा 30 मई 11:40 पे ये पटना से चलता है। ठीक है, फिर अगला दिन आएगा 31 मई, 31 में 11:40 रात में, और उसके बाद से 1 जून को ये 5:15 AM पे पहुंचता है। तो हमें टोटल समय चाहिए। अब 30 से 31 ये टोटल समय कितना है, 24 घंटे। 24 घंटे हो गया 30 मई से लेकर के, और 31 मई रात 11:40 बजे तक 24 घंटे हुए। उसके बाद से 20 और ऐड कर देते हैं। 20 मिनट बाद ये क्या हो जाएगा, 12 बज जाएगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना समय लिया है, 5 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पे 5 घंटे 15 मिनट, ये सारे समय हैं, इन समय को हम जोड़ देंगे, ये 35 हो जाएगा और ये 29, मतलब कि 29 घंटे और 35 मिनट। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा, 29 घंटे और 35 मिनट पे। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें आपको बस जो याद करने वाली चीज़ें हैं कि किस महीने में 30 दिन होते हैं और किस महीने में 31 दिन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड की बात की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से, जो भी नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं ये आसानी से एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। अब क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है और इसका आंसर बिना पेन उठाए आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ 5 डिजिट नंबर, किसी भी 5 अंक वाली जो संख्या है, द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस। ठीक है, जो 100वें स्थान पे अंक है वो 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 हिस्सा है। ठीक है, एंड डिजिट एट 10th प्लेस इज 2/3 ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस, और जो 100वें स्थान पे जो संख्या है उसका 2/3 10th पे है, 10वें पे। ठीक है, ये तो जानता है ना कि ये कोई भी नंबर ले लें 1 2 3 4 5, तो ये इकाई है, ये 10वां पोजीशन है, ये 100वां है, ये 1000वां और ये 10,000। ठीक है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है एक बार पूरे समझने के लिए। उसके बाद से मैं बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन को कैसे आसानी से किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है, द डिजिट एट 10th प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये हम बहुत आसानी से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आप जानते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 10th प्लेस पे 4 एक इसमें है और किसी में नहीं है। ठीक है, इसमें 10th प्लेस पे 2 है, इस पे 1 है और इस पे 3 है। तो डायरेक्ट सिर्फ एक पॉइंट से आप आंसर इसका लिख देंगे कि 87649 होगा। द डिजिट एट 10th प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, इसका स्क्वायर होता है 4, तो इसका मतलब कि जो 10th प्लेस पे 4 है वही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे एक ही बस ऑप्शन है, तो हम इसको टिक कर देंगे।
आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आगे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिस पे और टेंस प्लेस पे 4 दिया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दिया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8008, 8088, 8808 टू ऑब्टेन इतना। एक चीज़ समझिए कि 5 में से 3 घटाने पे हमें 2 मिलता है। अब क्वेश्चन कैसे घुमा देता है कि कह रहा है कि 5 में से क्या घटाएं कि 2 मिले। यही तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17,863 हमें पाना है, मतलब कि 2 हमें पाना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या घटाएं ये तो हमें मिल जाएगा। 5 - 2 = 3 होता है ना। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट घुमाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ही क्वेश्चन है। अब कह रहा कि 8 सम ऑफ इतना, तो पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। 8808, 8088 और 8008, पहले इसका सम हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24, 2, 1, 9 और 24। ये तो आ गया सम ऑफ ये 3 नंबर, ठीक है, इन तीनों का योग। अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या घटाएं कि ये मिल जाए। तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो 24,904 में से 17,863 अगर हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 1। सब में 1 है। ऑप्शन साथ साथ देखते चलिए। 10 में से 6 गया 4, इन 2 में 4 है तो अब तो ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर तीसरा देखिए, ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, 0 4 1 सिर्फ इसमें है तो आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करें, ऑप्शन पे आपका नज़र हर वक्त रहना चाहिए। जब भी आपको लगे कि बस इतना पर्याप्त है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन कर दें। सिर्फ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना करिए। कैलकुलेशन में कहीं भी गलती होगी तो फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अ बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज़ फिल्ड टू द ब्रिम विथ वाटर। एक बाल्टी है जिसमें 16 लीटर का कैपेसिटी है, उसमें 16 लीटर पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, 16 लीटर पानी में पूरा भर गया है वो बाल्टी। वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर यूटेंसिल। उस बाल्टी से जो पानी है वो धीरे धीरे हमें छोटे छोटे बर्तनों में निकालने हैं। अ मग फिल्ड टू कैपेसिटी हैज़ टू बी डिप्ड 50 टाइम। एक कोई छोटा मग है जिससे हम पानी निकाल रहे हैं उसमें से, और 50 बार अगर हमने कम्प्लीटली उसको डिप किया, अंदर डाला, तो पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो कैपेसिटी ऑफ मग है। अब कह रहा है कि एक बाल्टी है, इसमें टोटल 16 लीटर पानी भरा हुआ है। 50 बार एक मग से जब हम इसमें से पानी निकालते हैं तो पूरा बाल्टी खाली हो जाता है। मतलब कि 50 बार अगर मग में हम पानी भरें तो वो टोटल 16 लीटर पानी होगा। यही तो कह रहा है, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1 लीटर में होता है 1000 ml मिलीलीटर। टोटल 16 लीटर है तो 16 लीटर में कितना ml हो जाएगा? 16,000। ठीक है, और कितनी बार डिप किया गया है? 50 बार। तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 320। ठीक है, 320 ऑप्शन है 4, आंसर हो जाएगा 320 ml। सिंपल डिवीज़न है। इतना सारा लंबा क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि कुछ गलती आप कर दें। अब ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। अ टैक्सी मीटर शोज चार्जेस ऑफ ₹50 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। मतलब शुरू के 2 किलोमीटर के लिए एक टैक्सी है वो 50 रुपये चार्ज करता है, उसका किराया 50 रुपये है। एंड ₹16 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल्ड। और इस 2 किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर का जो रेट है वो है 16 रुपये। ठीक है, आगे क्या है? मंजू पेज ₹258। मंजू जो है उसने टोटल 258 रुपये किराया दिया। अब पूछ रहा है कि वो कितने, मतलब उस टैक्सी से कितने किलोमीटर गई। वो अपने घर गई है तो
रेलवे स्टेशन से उसका घर कितनी किलोमीटर पे है। तो आप सीधा सीधा जानते हैं कि 2 किलोमीटर का 50 रुपये है। तो जो 258 उसने दिया है उसमें से 50 रुपये तो उसने पहले 2 किलोमीटर का दे दिया, ठीक है। तो 2 किलोमीटर का 50 रुपये हो गया। अब बाकी कितने पैसे दिए उसने एक्स्ट्रा, 208 रुपये। तो 208 रुपये 16 पर किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, तो 1 और 3 टोटल 13 हुआ, ठीक है। तो 50 2 किलोमीटर के बाद वो कितने किलोमीटर गई, 13 किलोमीटर और गई। तो 13 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और उसको उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। बेसिक मैथ अगर आपको आता है, क्लास 6 तक का 5 तक का भी मैथ आता है, तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। सिर्फ आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब ये क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं, और अगर नहीं भी होता है तो क्वेश्चन देख के डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा है, ये पढ़ने में 1 मिनट लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये टेबल दिया हुआ है, अब आपको सब एक एक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेबल दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट में नंबर कितना है मारिया के और शहनाज के। सीधे हम चलते हैं 4 ऑप्शंस पे। अब पहला ऑप्शन क्या है, मारिया हैज़ स्कोर्ड मोर मार्क्स दैन शहनाज इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो मारिया शहनाज से सभी सब्जेक्ट में नंबर अधिक पाई है एक्सेप्ट लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके। तो नहीं, सोशल साइंस देखिए इसमें तो कम है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया, पहला पॉइंट ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो सोशल साइंस है उसमें उसका नंबर कम है, और इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि लैंग्वेज को छोड़ करके बाकी सभी में नंबर उसके अधिक है, ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा पॉइंट, मारिया हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन शहनाज इन ओनली 2 सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट में है, एक इसमें अधिक है, एक इसमें अधिक है और एक इसमें अधिक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट में, ओनली 2 सब्जेक्ट में मारिया के शहनाज से अधिक है, तो ये पॉइंट भी एलिमिनेट हो गया। अब शहनाज एग्रीगेट मार्क्स, कुल प्राप्तांक, टोटल, एग्रीगेट मतलब क्या होता है कि जोड़ा हुआ। तो मैथ और साइंस में शहनाज का जो टोटल नंबर है वो मारिया के मैथ एंड साइंस के नंबर से अधिक है, तो इसमें हमें एडिशन करना है। अब इसमें 2 एलिमिनेट हो गया है, तो एक और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं पहले। द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल। मारिया और शहनाज के जो एग्रीगेट टोटल नंबर हैं वो बराबर हैं। सबसे पहले हम चौथे पॉइंट को ही चेक कर लेते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा अगर चौथा गलत है तो तीसरा, क्योंकि इसमें अलग अलग जोड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम सभी को ऐड कर लें। अब इसमें ऐड नहीं करना है, देखिए हम मारिया के नंबर को शहनाज के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मारिया का शहनाज से कम है कितना, -7 हमने लिख लिया। मैथ्स में अधिक है, कितना अधिक है, +10। इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा है। सोशल साइंस में वापस से मारिया क्या है, कम है कितना, -12। हिंदी में अधिक है कितना, +1। और साइंस में अधिक है कितना, +8। अब इसको ऐड करिए, देखिए 0 आ रहा है, तो 8 1 9 10 19 और 19 ये 0 हो गया। इसका मतलब कि इन दोनों के जो सम है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। मैंने किया क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि मारिया और शहनाज के जो नंबर है वो इक्वल है, बराबर है। अब हमें जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, जोड़ने से अच्छा है कि हम कंपेयर कर लेते हैं कि किस पे कितना अधिक है, और इसको, इस जो डिफरेंस है इसको हम ऐड कर लेते हैं। पहले वाले में शहनाज का अधिक है, मारिया का कम है, तो कितना कम है, -7। फिर इसमें +10 अधिक है, फिर इसमें 12 कम है, फिर 1 अधिक है, 8 अधिक है, टोटल को योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। डिफरेंस 0 है, दोनों में अंतर 0 है, मतलब कि बराबर नंबर पाए ना। डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड के क्वेश्चन हैं ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखिए ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। आप जानते हैं 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी से पूछा जाता है। बहुत डिटेल में पेडागोजी समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक आप जानते हैं पेडागोजी शिक्षण शास्त्र, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 15 में से 10 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर पाएंगे पेडागोजी के। अब पहला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सबसे वांछनीय, डिजायरेबल जो सबसे पसंद हो, ठीक है, कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है इन 4 में से। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन है, पहला है ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कंफ्यूजन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? देखिए अगर क्लास में 10 लोग हैं, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन और क्लोज एंडेड, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, बहुत आसान है। ओपन एंडेड हम उन क्वेश्चन को कहेंगे जिसमें अगर क्लास में क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं सभी के। और क्लोज्ड एंडेड वो क्वेश्चन होंगे जिसके सबके आंसर सेम होने चाहिए, उसको हम क्लोज एंडेड कहेंगे। डायरेक्टली इससे आप समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आप एक रियल नंबर बताइए जो 100 से छोटा हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है कि एक रियल नंबर बताइए, एक नेचुरल नंबर बताओ, कोई भी एक नंबर बताओ जो 100 से छोटा हो। तो अगर 10 बच्चे हैं तो सबके दिमाग में अलग अलग नंबर आएगा, कोई 10 कहेगा, कोई 15 कहेगा, तो सबके आंसर क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसका सबका आंसर सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि ये क्लोज्ड है, 2 पे इसका आंसर फिक्स है, ठीक है। इसी को क्लोज एंडेड कहते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। जो मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन हैं उससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। हमें सिर्फ उनको रोट लर्निंग तो कराना नहीं है, रटना तो सिखाना नहीं है। हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन कराते हैं तो उससे जो सब बच्चे अपनी अपनी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उनका यूज़ करके अपना आंसर देते हैं और उससे एक दूसरे से सीखते हैं। पेडागोजी मतलब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इसमें हम बच्चों को सिखाने के वेज बात के बारे में चर्चा करते हैं। तो रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। ओपन एंडेड रहेगा तो सभी बच्चों का अलग अलग आंसर होगा और वो सुन करके बच्चे अपना, उनके पास ऑप्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी एनकरेज। इसका आंसर तो यही लग रहा है, ठीक है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ये क्या होता है, संकल्पनाओं की अंतर्दशी समझ को प्रोत्साहित करना। जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर मैंने लिखा है, तो एक आपका सबसे पहले आपके दिमाग में एक संभावना आता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो उसका इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। आपका जो दिमाग है वो पहला आपका इंस्टीट्यूशन क्या कहता है, ठीक है। उससे आपका जो ब्रेन है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, एनालिसिस करता है खुद से, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड। नहीं, ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड नहीं, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में इसको प्रैक्टिस में भी ये है। और चौथा पॉइंट है, स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। नहीं, सिर्फ निर्धारित कदमों का अनुकरण क्यों करें, वो खुद से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें, खुद से अपना जो अलग अलग तरीके हैं। जब आप पेडागोजी पढ़ रहे होंगे तो उसमें बच्चों को फ्री हैंड दिया जाता है, तो उसमें ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी ओपन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पोस्टेड बाय द टीचर इन द मैथमेटिकल क्लासरूम। कह रहा कि फॉलोइंग आर सम क्वेश्चन पोस्टेड बाय द टीचर इन द मैथमेटिकल क्लासरूम। मैथमेटिकल क्लासरूम में एक टीचर ने इन 4 क्वेश्चंस को लिखा ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। पहला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर।
उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक जो लंबाई है, उसकी एक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो परिमाप है पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड अ सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका मीडियन या माध्यक 4 है। थर्ड क्वेश्चन क्या है लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 8। सभी प्राइम नंबर्स बताओ जो 0 और 8 के बीच में हो। और चौथा क्वेश्चन क्या है टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल्स। ठीक है, आयत के बारे में आपको जो भी मैथमेटिकल जानकारी है उसको बताइए। ये 4 क्वेश्चन लिखा। अब 4 ऑप्शन आपको देखने हैं, इनमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा कि ए एंड बी आर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन एंड सी एंड डी आर ओपन। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज्ड है। देखिए, पहला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीधा सीधा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और पेरीमीटर का होता है 2l+b। तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो इसी फॉर्मूले का तो यूज़ करेंगे, इसके बाहर तो वो यूज़ नहीं करेंगे और उनका आंसर भी सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड एंडेड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फाइंड अ सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज 4। अब यहाँ पर फाइंड अ सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज 4, आपको उन संख्याओं का समुच्चय निकालना है जिनका मीडियन 4 है। तो ये तो बहुत सारे ऐसे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स के बहुत सारे सेट हो जाएंगे और सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन एंडेड हो जाएगा। उसी तरीके से लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 8, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड, वो प्राइम नंबर्स जो 0 और 8 के बीच में हो। तो ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमें एक लिमिटेशन दे दिया गया, इसको बंद कर दिया गया कि 0 से और 8 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ऐसा कह देता कि हमें प्राइम नंबर्स बताओ, कोई भी प्राइम नंबर्स बताओ, तो फिर ये अनलिमिटेड है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन लगा दिया है कि 0 से बड़ा और 8 से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। उसी तरीके से चौथा क्या है, टेल मी एनीथिंग। यहाँ पे कह रहा है कुछ भी बताओ मैथ के बारे में, जो भी तुम्हें रेक्टेंगल के बारे में जानकारी है उसके बारे में कुछ भी बताओ। तो ये इसमें भी ये ओपन एंडेड हो गया, कुछ भी बताओ। इसमें ये तो पूछा नहीं है कि सिर्फ एरिया बताओ या पेरीमीटर बताओ, जो भी तुम जानते हो रेक्टेंगल के बारे में या आयत के बारे में उसको बताओ। तो ये भी ओपन हो गया। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए। बी एंड डी आर ओपन एंडेड। बी एंड डी किस में ओपन है, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी जो है वो क्लोज्ड एंडेड है और बी एंड डी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोज और ओपन एंडेड क्वेश्चन आप इस तरह से बहुत आसानी से समझ सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन 4 ऑप्शन में से विच इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। इन 4 ऑप्शन में से, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना बहुत कम है, न्यूनतम है, लीस्ट है। ठीक है, लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। सीखने, टीचिंग क्या होता है, शिक्षण, और लर्निंग होता है अधिगम। तो शिक्षण अधिगम पे इनमें से किसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। 4 ऑप्शन। पहला है इन्हेंस्ड क्वालिटी ऑफ फीडबैक। आप जानते हैं कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेडागोजी में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है यूजिंग रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाइड टीचिंग। असेसमेंट का इस्तेमाल करके हम अपने टीचिंग को, जो शिक्षण है उसमें परिवर्तन करना, बिल्कुल ये ज़रूरी है। इसका इम्पैक्ट तो है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम तरीके बदल करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं असेसमेंट से। तीसरा पॉइंट है नोइंग वेज इन विच असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स। जो बच्चे सीख रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके आत्मविश्वास पर, उसको वो तो जानकारी होना ही चाहिए। और चौथा पॉइंट है, अब जब 3 नहीं है तो यही फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, छात्रों के गलत उत्तर को पूरे हल देना, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर। कंप्लीट नहीं होगा,
ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन अगर हम दे देंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। कंप्लीट सॉल्यूशन से बच्चा डायरेक्ट वो रोट लर्निंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मतलब कि वो रटना शुरू कर देते हैं। अगर क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है, हमने डायरेक्ट क्या किया, अगर रटना नहीं आ रहा है और डायरेक्ट हमने उनको सॉल्यूशन दे दिया तो वो उसको रट लेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें नहीं देना है, हमें सिर्फ हिंट देना है, उन्हें मदद करनी है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है? रोहित रियलाइजेस दैट स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हिल विजुअल थिंकिंग। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग जो एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, जो स्क्वायर है वो दोनों रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है, समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। अब क्वेश्चन ये है कि वह वैन हिल के जो विजुअल थिंकिंग है, मानस चिंतन, उसके किस लेवल पे है। 4 लेवल दिया है, लेवल 0, 1, 2, 3 वैन हिल का। ठीक है, अब आप देख सकते हैं रिकॉग्निशन मतलब पहचान करना, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, रिलेशनशिप मतलब हमें संबंध ज्ञात करना, और चौथा है डिडक्शन या निगमन, किसी नई चीज़ को हम डिडक्ट करते हैं या पता लगाते हैं, किसी चीज़ की खोज करते हैं। ठीक है, ये 4 लेवल है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो दोनों रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो उसने कैसे सीखा इसको? रिलेशनशिप से सीखा ना, उसने इन दोनों के बीच में संबंध देखा, स्क्वायर और रोम्बस के बीच में और स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में। जब रिलेशनशिप देखा तब तो वो इस एनालिसिस पे पहुंचा कि जो स्क्वायर है वो दोनों रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। वो चाहे वो पिक्चर देख के किया हो या उसकी प्रॉपर्टी पढ़ के किया हो, लेकिन दोनों का संबंध देखा। तो ये डायरेक्ट हम लेवल 2 के स्टेज पर हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर एनालिसिस की बात होती, उसके बारे में कोई विश्लेषण करके कोई यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें उस बच्चे ने विश्लेषण किया है या एनालिसिस किया है, तो वो लेवल 1 पे होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है? द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज अ होल नंबर। किसी भी 2 होल नंबर का जो योग है, पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज, ये सीधा सीधा क्लोजर प्रॉपर्टी है, संवरक गुण। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, किसी भी 2 रियल नंबर का सम रियल नंबर होता है। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक गुण कहते हैं। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप ऐसे समझिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ये सही है। ठीक है, अगर हम 2 + 3 करें और या 3 + 2 करें तो दोनों का सम कितना होगा? 5 ही होगा। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन जोड़ना और गुणा करना, दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए प्लस बी करें या ए गुणे बी करें, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 ब्रैकेट में +3। इसका वैल्यू दोनों का सेम होगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, साहचर्य गुण। और लास्ट वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए है ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो जो ए है वो इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या बंट जाता है, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुण। तो सीधा सीधा ये स्टेटमेंट है, सम ऑफ 2 होल नंबर इज अ होल नंबर। 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिकल टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट। इनमें से मैथमेटिक्स जो
शिक्षण निगमन का जो प्रक्रिया है उसमें से ये कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, एक एक करके हम पॉइंट देखते हैं। पहला है मैथमेटिकल लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग। जो मैथमेटिकल लर्निंग है, गणितीय अधिगम है, एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद, डायलॉग इन्वॉल्व होता है, सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये सामाजिक प्रक्रिया है। जितना हम आसपास के बच्चों से डिस्कस करते हैं चीज़ों को सीखते ही हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिंगल बैठ के सभी चीज़ों को समझ लें, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते हैं, एनालिसिस करते हैं, हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता है। दूसरा क्या कह रहा है, कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज़ नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। जो हमारा संस्कृति है, कल्चर है, और जो रचना है, कॉन्टेक्स्ट है, उसका कोई भी रोल नहीं है मैथमेटिकल नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, उसको रचना करने में, बनाने में। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हमारा कल्चर और कॉन्टेक्स्ट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथमेटिकल नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, या मैथमेटिकल नॉलेज को अपने अंदर बनाने में, डेवलप करने में, रचना करने में। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा होगा। आगे भी दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड है मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न एंड जनरलाइजेशन। जो मैथमेटिकल नॉलेज है, गणित का जो नॉलेज है, उसको हम प्राइमरी क्लास के बच्चों को क्रिएट कर सकते हैं। उनके अंदर मैथ का जो नॉलेज है उसको, उसकी रचना कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स, कुछ पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है, अवलोकन करके, या फिर जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण करके हम प्राइमरी के बच्चों को मैथ का जो नॉलेज है उनके अंदर उसका रचना कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे आपने देखा होगा अबस्कस, आगे मैं बताऊंगा कि किसे कहते हैं अबस्कस, या फिर और भी सारी चीज़ें थी जिसका यूज़ करके बच्चों के अंदर रचना किया जाता है मैथ का, नंबर का, ग्राफ का यूज़ करके। ठीक है, तो ये भी सही है। और चौथा, आर्गुमेंटेशन एंड निगोशिएशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल नॉलेज। ये भी सही है। जो आर्गुमेंटेशन, जो हमारा तर्क है, और नेगोशिएशन या डायलॉग, बात करते हैं जो हम, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है मैथ के नॉलेज को हमारे अंदर डेवलप करने में। ठीक है, तो ये तीनों सही है। जो पॉइंट 2 है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, पूछा यहाँ पे इनकरेक्ट था, गलत पूछा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लेवल। नंबर, ठीक है, संख्या को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स शुड बी इनकरेज। बिल्कुल सही है। ठीक है, संख्याओं की जो अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहन देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे खुद से अपने मन में नंबर्स के बारे में सोचें और डेवलप करें, अपना खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करें। सब बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स शुड बी इनकरेज, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके बाद चलते हैं दूसरे पे, राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस। नंबर्स को सीक्वेंस में लिखना सिखाना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स। जब नंबर सिखाना है एट प्राइमरी लेवल तो जरूरी नहीं है कि उसे सीक्वेंस में हम लिखना सिखाएं, इससे कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ना है। तीसरा है राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल्स शुड प्रोसीड काउंटिंग। न्यूमरल्स, ठीक है, संख्यांक, यहाँ पे दिया हुआ है संख्यांक। न्यूमरल्स को पढ़ाना, अभी प्राइमरी लेवल पे न्यूमरल्स को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर्स को पहले अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। और चौथा है ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ नंबर्स शुड बी इनकरेज्ड। प्रिंसिपल है, देखिए एक प्रिंसिपल है ऑर्डर इररिलेवेंस पे। इसका मतलब ये होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखिए 3 मान लीजिए बॉक्स है,
एक रेड है, ठीक है, दूसरा ब्लू है और तीसरा ग्रीन है, ठीक है। 3 नंबर्स दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि ऑर्डर इरेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज, कि ऑर्डर का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है कि हम किस तरफ से किस तरफ गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल यही है, ऑर्डर इरेलेवेंस प्रिंसिपल जो है ये इसी को बताता है कि अगर रेड को पहला हम काउंट करते हैं, ब्लू को दूसरा और ग्रीन को तीसरा, ठीक है, तो ये ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। हम किसी भी ऑर्डर से अगर उसको काउंट करें, इसको 1 करें, इसको 2 करें, इसको 3 करें, तो जो आंसर है, जो नंबर्स है वो सेम ही आने हैं। ऑर्डर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो कह रहा है कि ऑर्डर इररिलेवेंस है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऑर्डर जो है वो इररिलेवेंस है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ऑर्डर इररिलेवेंस है, नंबर्स रिलेवेंस है, ठीक है। तो ए और डी सही है। ऑप्शन किस में है? ये थर्ड वाले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 9 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। इन 4 ऑप्शन में से प्राथमिक स्तर पर मैथ पढ़ाने के लिए कौन सा जो पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत महत्वपूर्ण है? पहला, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, यही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि पेडागॉजी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा या आपने पढ़ा होगा कि जो NCF 2005 था, इसमें कहा था कि जो हमारी नॉलेज है उसको इस तरह से डेवलप करना है कि बच्चों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से उसको जोड़ देना है, उसके खुद के अनुभव से उन चीज़ों को जोड़ करके समझाना है, जिससे कि वो अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करें। तो जहाँ पे चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस ऑप्शन आ जाएगा, आप बहुत आसानी से उसको टिक कर दीजिए। आगे 3 ऑप्शन और देखते हैं। डेवलपिंग रिगर इन कैलकुलेशन, रिगर मतलब शुद्धता, परिशुद्धता विकसित करना। कैलकुलेशन में परिशुद्धता जरूरी नहीं है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, अभी हम लोग इस एज में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत तो ज़रूरी नहीं है कि हम शुद्धता की ओर बहुत फोकस करें और प्रेशर बनाएं कि जो गलत हो गया वो उसको कुछ नहीं आता है और जिसने सही कैलकुलेशन किया उसको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए तैयार करना, ये बिल्कुल गलत है। रोजगार के लिए नहीं, उनके अंदर डेवलपमेंट लाना है, उनका मानसिक विकास करना है, उसको ट्रेन करना है, ठीक है, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं पढ़ना। और चौथा है प्रोमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ऑल डेवलपमेंट चाहिए, 360 डिग्री डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। NCF 2005 कहता है कि बच्चों का संपूर्ण विकास होना चाहिए 360 डिग्री, सिर्फ एक फील्ड में नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी के फील्ड में नहीं, या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशियल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स। देखिए स्पेशियल रीजनिंग क्या होता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि एबिलिटी टू इमेजिन या विजुअलाइज, ठीक है, हम सोचने की हमारी जो क्षमता है उसको एक इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, जो चीज़ है नहीं उसको हम देख पाएँ, उसको हम कहते हैं स्पेशियल रीजनिंग, ठीक है। तो बच्चों के अंदर इन 4 में से किसके माध्यम से स्पेशियल रीजनिंग का विकास हो पाएगा, ठीक है, विकसित हो पाएगा, ये 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। पहला कह रहा है कि नंबर चार्ट, ठीक है, एक नंबर चार्ट के पैटर्न को देख करके बच्चे के अंदर स्पेशल रीजनिंग डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, नंबर चार्ट से नहीं हो पाएगा। दूसरा पजल से, सॉल्विंग पजल से तो उनका ब्रेन का रीजनिंग डेवलप हो रहा है, लेकिन स्पेशल रीजनिंग नहीं हो रहा। स्पेशल रीजनिंग में क्या होता है, जिसमें हम विजुअलाइज कर पाएँ,
हम चीज़ों को इमेजिन कर पाएँ, ठीक है, उनके पोजीशन को, उनके जगह को, ठीक है, प्लेस को, ठीक। तीसरा है आइडेंटिफाइंग टेसलेटिंग फिगर्स। हाँ, इसको हम कह सकते हैं कि जो चौपड़ आकृति हैं उनको पहचानने से हमारे अंदर स्पेशल रीजनिंग डेवलप हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है ड्राइंग बार ग्राफ्स। बार ग्राफ से भी हमें वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देखिए, रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये है नंबर चार्ट। इससे हम स्पेस के बारे में बिल्कुल सही तरीके से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट नहीं ला पाएंगे, कि इससे हमारे बच्चों का जो स्पेशल रीजनिंग है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इससे उनका जो नंबर्स है उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बार ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। बार ग्राफ से भी हम स्पेशियल रीजनिंग को डेवलप नहीं कर पाएंगे। टेसलेशन में क्या होता है कि एक जो फिक्स पैटर्न पे आकृति है वो रिपीट होती रहती हैं, ठीक है, बिना किसी गैप के। तो इससे उसकी पोजीशन, शेप एंड साइज, ठीक है, बच्चा इमेजिन कर पाता है, सोच पाता है, उसके जो इमेजिनेशन की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ पाती है। तो टेसलेटिंग फिगर्स की मदद से हम बच्चों के जो त्रिविम विवेचन है उसको हम विकसित कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए इन चारों में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो देखिए, पहली चीज ये है एबेस्कस। छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल करके नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इससे वो नंबर्स समझ पाते हैं, एडिशन समझ पाते हैं, ठीक है। ये काउंट करते हैं कि 1 2 3 4। तो इससे नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाता है। इससे फ्रैक्शन, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रैक्शन समझना, तो इससे फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या ऑप्शन है, ये दिया हुआ है जियो बोर्ड, ठीक है। जियो बोर्ड हम इसको कहते हैं, ये जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे पिन लगे हुए होते हैं, जिससे हम रबर, ऐसे देख सकते हैं आप, ये ब्लू रबर को इसमें हम स्ट्रेच करके फिगर्स बनाते हैं। तो इससे हम ज्योमेट्री समझ सकते हैं। जो छोटे बच्चों के अंदर जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाया जाता है। जैसे शेप एंड साइज हो गया, ठीक है, अलग अलग शेप बना करके इन रबर और इन नेल्स का यूज़ करके हम अलग अलग शेप एंड साइज बना के बच्चों के अंदर ज्योमेट्रिकल रीजनिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे हम फ्रैक्शन नहीं समझा सकते। तीसरा है क्विजनियर रॉड। क्विजनियर रॉड यहाँ पे बना हुआ है। इसमें देखिए, एक वाइट कलर का बॉक्स है, ये 1 सेंटीमीटर का है। रेड क्या है, 2 सेंटीमीटर, इसका ठीक 2 गुना। फिर ग्रीन है थर्ड, 3 सेंटीमीटर, मतलब इसका सिर्फ 3 गुना। इससे अब यहाँ पर बच्चों को इसका हेल्प करके हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो वाइट है वो रेड का क्या है, आधा है, ठीक है। और आधा मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन 1/2 होता है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं कि क्विजनियर रॉड का इस्तेमाल करके बच्चों के अंदर फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट को हम डेवलप कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग है, बेसिक है, तो इसकी हेल्प से हम डेवलप कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है विथ रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। जो मैथ की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके विषय में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पहला क्या कह रहा, पहला है आर्ग्यूमेंटेशन स्किल इज इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। ये तो सही बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन में देखिए नॉट पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। तर्क, मैथ में तर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आर्गुमेंटेशन स्किल तो इम्पॉर्टेंट है इन कंस्ट्रक्शन मैथमेटिकल नॉलेज। मैथ के जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट या उसको रचना करने के लिए तर्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर हायरार्किकल इन नेचर। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो श्रेणीबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, हायरार्किकल क्या होता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले हमने थोड़ा सीखा, फिर इसकी मदद से हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा सीखा, फिर इसकी मदद से
थोड़ा और एक्स्ट्रा सीखा। जो पुरानी नॉलेज है उसमें हम नई नॉलेज को ऐड करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैथ ऐसे ही तो है, पहले हम नंबर सीखते हैं, फिर एडिशन सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्री सीखते हैं, फिर अलजेब्रा सीखते हैं, और धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेट होता है। तो इसमें हम पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करके आगे नई नई नॉलेज डेवलप करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा है प्राइमरी लेवल मैथमेटिक इज कॉन्क्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। और चौथा है मैथमेटिकल यूजेज स्पेशल वोकेबलरी टू कम्युनिकेट आइडियाज़। मैथमेटिक्स जो है, जो गणित है, वो आइडियाज़ के सही संचारण के लिए एक स्पेशल वोकेबलरी या विशेष शब्दावली का प्रयोग करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब स्पेशल वोकेबलरी है, उसका यूज़ करके मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं और आगे सभी बच्चों को समझाते भी हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट गलत क्यों है? ये कह रहा कि प्राइमरी लेवल मैथमेटिक इज़ कॉन्क्रीट। जो प्राइमरी लेवल का जो मैथमेटिक है वो प्रत्यक्ष है और उसमें एब्स्ट्रैक्शन या कल्पना की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत है। अगर वो प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है तो इसी को तो हम रूट लर्निंग कहते हैं या रट्टाफिकेशन, रटना, ठीक है। तो बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है, सिखाना है। उनकी जो कल्पना है, उनका जो दिमाग है, उसको फ्री हैंड देना है कि वो चीज़ों को सोच पाएँ। गलत तरीके से अगर वो आंसर गलत भी हो जाता है फिर भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सोचने और समझने के लिए हमें स्पेस देना है। यही NCF 2005 में कहा गया है, बच्चों को स्पेस देना है। तो ये बिल्कुल गलत है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक रिक्वायर्स एब्स्ट्रैक्शन, उसमें कल्पना की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन 22 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस। ऑर्डिनल सेंस मतलब होता है क्रम सूचक भाव। बहुत सिंपल सा है, आप जानते होंगे ऑर्डिनल सेंस क्या होता है, क्रम सूचक। जैसे आपने लिखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ से लेके 20 तक TH लगता है, 20th। फिर उसके ऐसे यही रिपीट होता है। 21st 1 के साथ ST लगता है, 22nd 2 के साथ ND लगता है, 23rd 3 के साथ RD लगता है और 24th TH लगता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम कुछ सफिक्स का ऐड कर रहे हैं। तो जिसमें भी सफिक्स ऐड होता है उसी को हम ऑर्डिनल सेंस कहते हैं, क्रम सूचक भाव। इन सफिक्स का ऐड होने का मतलब ये होता है कि वो उसके प्लेस को बताता है, फेस को नहीं, प्लेस वैल्यू की बात करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आया तो उसने उसकी पोजीशन को बताया, प्लेस की, उसकी जगह को बताया कि उसने सभी बच्चों से आगे वो है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो इसमें किसी भी बच्चों का पोजीशन की बात नहीं हो रहा, इसमें उसके फेस की बात हो रहा है, नंबर की बात हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्डिनल सेंस क्या होता है? जिसमें पोजीशन की बात हो। अब जहाँ पे ये सफिक्स लगा होगा सीधा सीधा वही आंसर होगा। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड ऐसे लिखते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। 23 का 1, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? दिस हाउस हैज़ 3 रूम्स, तो इसमें 3 कमरे हैं, इसमें किसी का पोजीशन तो पता नहीं चल रहा। तीसरा ऑप्शन है ऑल ग्रुप्स हैव 3 टीम मेंबर्स, एक ग्रुप में 3 मेंबर हैं, इसमें भी किसी का पोजीशन नहीं पता चल रहा। और दिस बॉक्स कंटेंस मेनी सेट ऑफ 3 पेंसिल, इसमें भी पोजीशन का पता नहीं चल रहा। तो ये नंबर्स हैं और ये इसका ऑर्डिनल सेंस में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है इफ़ टू फिगर्स हैव सेम एरिया देयर पेरीमीटर्स आर इक्वल। अगर किसी भी दो फिगर, दो आकृति का क्षेत्रफल समान है, एरिया समान है, तो उसका पेरीमीटर भी समान होगा। बिल्कुल गलत है। आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर एरिया अगर मैंने कह दिया कि 10 है, ठीक है, 10 नहीं 20 कर देते हैं, ठीक है। तो 20 हम कैसे पा सकते हैं? 4 इंटू 5 से। तो अगर लेंथ 4 है, ब्रेड्थ 5 है, तो ये हो जाएगा 18। लेकिन 10 इंटू 2 से भी तो हो सकता है, और इसका जो पेरीमीटर है ये 10 + 2 24,
तो ये पेरीमीटर सेम तो हुआ नहीं, एक का 18 हुआ, एक का 24 हुआ। तो अगर कोई भी आकृति है जिसका क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उसी तरीके से दूसरा, इफ़ टू फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर देयर एरियाज आर इक्वल। सेम यही एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर परिमाप इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है। तीसरा, द यूनिट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम, ये भी गलत है। यूनिट पेरीमीटर का अगर सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो ये भी गलत है तीसरा भी। तो चौथा सही हो जाएगा। द शेप ऑफ फिगर्स डिटरमाइंस द पेरीमीटर, किसी भी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर कोई भी जो चारों लेंथ है, ठीक है, चारों साइड है उसका सम। ठीक है, ये स्क्वायर है तो 4a लिखा है इन सब का। तो अगर उसका जो शेप है इस तरीके से है तो इसका पेरीमीटर अलग होगा। तो शेप पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स करिकुलम, जो गणित के पाठ्यक्रम है उसके संबंध में हमें सही जो कथन है उसको पहचानना है। पहला पॉइंट है, फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल। जो बीज गणित का जो विचार है, थिंकिंग है, उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, उसको हम प्राइमरी लेवल पे बच्चों में डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं पहले, फिर इनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उस आंसर को सिलेक्ट करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, ये बिल्कुल गलत है। क्विजनेयर रॉड का भी पिछले क्वेश्चन में था कि क्विजनेयर रॉड की मदद से हम बच्चों में फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को प्राइमरी लेवल पे डाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर पे उसका परिचय देना चाहिए, ये गलत है। प्राइमरी लेवल पे दिया जा सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल, नहीं ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव नंबर अभी तो वो पॉजिटिव नंबर को ठीक से नहीं समझा है, तो नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। ठीक है, वो अभी स्पेशल जो अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स के बारे में, पॉजिटिव के साइड का तो उनका पता है, नेगेटिव साइड का नहीं पता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, एरिया और मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपर प्राइमरी लेवल पे उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि एरिया का जो जियो बोर्ड का यूज़ करके एरिया का कॉन्सेप्ट तो दे सकते हैं, जो शेप एंड साइज़ है जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके, तो ये भी सही है, मतलब ये भी गलत है। तो सही फर्स्ट वाला हो जाएगा कि फाउंडेशन और जो बीज गणित के विचार हैं उसको हम प्राइमरी लेवल पे उसको हम कर सकते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बच्चों के अंदर स्तर पर डाला जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर ट्राइंगल्स की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। जो इसमें सही कथन है उसको पहचानना है। डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट, डेफिनेशन पहले प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं पहले वो शेप एंड साइज के बारे में जान ले तब तो आप उसके बारे में जो परिभाषा है देंगे, समझेगा। डेफिनेशन से उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, पहले ट्राइंगल के बारे में अच्छे से वो जान लें फिर उसका क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। तीसरा, चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप्स बट एक्सपोजर टू अदर फिगर शुड बी अवॉइडेड, मतलब कि अलग अलग त्रिभुज का प्रस्तुत किया जाना चाहिए लेकिन और किसी भी जो फिगर है उससे बचना चाहिए, ये भी गलत है। फिर वो अंतर नहीं पहचान पाएगा कि ट्राइंगल किसे कहते हैं और ट्राइंगल और अदर जो फिगर है, जो कोई और पिक्चर है उसमें अंतर क्या है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल, जो बच्चे हैं उनके सामने सभी प्रकार के त्रिभुज, ठीक है, प्रस्तुत करानी चाहिए, ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो अदर फिगर्स, और उसके साथ ही साथ जो दूसरी आकृतियां हैं, फिगर्स हैं, उसको भी उसके सामने रखना चाहिए, जिससे कि वो अंतर समझ पाए कि ट्राइंगल क्यों कहते हैं, 3 साइड होता है, ठीक है। तो और फिगर्स उसके सामने रखेंगे 4 साइड का, तब तो वो अंतर बता पाएगा कि वो 3 साइड का है इसलिए उसको ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ।
अब ये फिर कंटेंट का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द कोसेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 5 व्हाट इज द नंबर। कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। बहुत सिंपल है, कोई भी आप मान लीजिए 10 से 32 को भाग देते हैं, ठीक है, सीधा सा डिवीजन करते हैं जो बचपन में सीखा था। 3 टाइम्स में 30 होता है और इसको घटाया तो 2 बचा। इस 2 को हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल। इस 3 को कहते हैं कोसेंट, भागफल, ठीक है, इसको बोलते हैं भागफल। ये है रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। इस 10 को कहते हैं भाजक या फिर डिवाइजर, और इसको हम कहते हैं डिविडेंड या बहुत जगह नंबर भी कह देते हैं डायरेक्ट, डिविडेंड या फिर भाज्य, ठीक है। तो हम इस 32 को डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 10 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। मतलब कि जो भाजक है डिवाइजर, इसको हम गुणा करते हैं कोसेंट से, भागफल से, और इसमें हम शेषफल को ऐड कर देते हैं। यही तो होता है, सिंपल है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको याद कर लेना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिमाइंडर इज 5, जो आर है उसकी वैल्यू दिया है 5, ठीक है। द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द कोसेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 2 गुना है, मतलब कितना होगा 10। और ये जो 10 है भाजक डिवाइजर, ये कोसेंट का 5 गुना है, मतलब कोसेंट कितना होगा 2, इसका 5 गुना 10 हुआ। ये तीनों आ गया, हमें यही नंबर निकालना है, हमें डिविडेंड निकालना है भाज्य। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 25, डायरेक्ट 25 इसको कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगली क्वेश्चन 28, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये पुराने मेथड से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 20 है। एक इसका अगला नंबर क्या होगा x+1, उसका अगला नंबर क्या होगा x+2, फिर उसका अगला x+3, फिर इसका अगला x+4। ये लगातार 5 संख्या हो गए, 1 2 3 4 5, और इसका सम दिया हुआ है कितना है 20 है। ऐड कर लीजिए 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। मतलब कि नंबर कौन सा है 2 3 4 5 6, ये 5 ऐसे क्रमागत संख्या है जिनको जोड़ने पे 20 आता है। पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, शुरू के 3 नंबर का सम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 9। अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 बोल रहा है अ वायर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तार है जिसको स्क्वायर के रूप में बांधा गया है, तो इस स्क्वायर के रूप में बांधने पर ये टोटल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मच एरिया इज इनक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर यही तार एक आयत के रूप में बनाया जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो एरिया कितना होगा, ठीक है, एरिया निकालना है। अब अगर स्क्वायर की बात करें तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका लेंथ अगर ए मान दें, ये स्क्वायर है तो इसका ब्रेड्थ भी ए होगा, तो ए इंटू ए, 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। मतलब कि इस स्क्वायर का एक साइड है 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो इस तार की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी होगी, पेरीमीटर की हम बात करेंगे, परिमाप, तो ये होता है 2l+b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, लेंथ भी 12 है और ब्रेड्थ स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं, तो ये भी 12 होगा, तो ये हो जाएगा टोटल 48 सेंटीमीटर। मतलब कि जो तार है, ठीक है, जो तार है इसकी टोटल लंबाई 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, निकाल लिया हमने। अब कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि पेरीमीटर, अब इसी तार का इस्तेमाल करके रेक्टेंगल के रूप में हम रख रहे हैं, तो पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 2l+b। अब पेरीमीटर तो सेम ही होगा 48, और इस 2 को नीचे डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू l+b, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ हमें पता है 16, तो 24 माइनस 16 इज इक्वल टू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा 8। मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर होगा। हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल हो जाता है L इंटू बी। 16 हमें पता है और 8 हमने निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 128। 128, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें कह रहा है कि अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यहाँ पे जो भिन्न दिए हुए हैं, द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर, जो सबसे बड़ा, सबसे बड़े और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी फ्रैक्शन है इसमें, ठीक है। इसको निकालते हैं, तो इसका एक तो अगर ये छोटे छोटे नंबर हैं, जैसे सारे 1 डिजिट नंबर हैं, तो बहुत सिंपल है कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करें, या फिर हम ऊपर एक काम करते हैं, सभी नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा, पहला वाला 8 पॉइंट कुछ होगा, 8.3 होगा, ठीक है, बस इतना काफ़ी होगा। फिर 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6.6 और ये हो जाएगा 6। हमें सिर्फ टॉप 2 चाहिए, सबसे बड़ा और दूसरा, तो सबसे बड़ा ये है 8.3 और फिर 7.5 दूसरा ये है, तो 5/6 एंड 3/4 ये इसका सही आंसर है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई क्वेश्चन दिया है 23/30, ठीक है, 14/18, 12/13 और 6/8 फॉर एग्जांपल। अब अगर इसका कह रहा है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कुछ भी निकालने को, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन का ट्रिक ये है, बहुत आसान मेथड है। सबसे पहले हम जो न्यूमरेटर, जो ऊपर वाली संख्या है, और डिनोमिनेटर जो नीचे वाली संख्या है, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 30 और 23, ये कितना होगा 7, माइनस कर देंगे, ये होगा 4, ठीक है, ये होगा 1 और ये होगा 2, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, इसको हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3, ठीक है, 3 पॉइंट कुछ होगा। फिर इसको अगर करेंगे 14 को, तो ये आएगा 3, ये भी आएगा 3 पॉइंट, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 3, ये तो एग्जैक्ट 3 होगा। अब ये डेसिमल थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 3 ज़ा 21, 2 20, 7 2 ज़ा 14 और ये कितना होगा 4 3 ज़ा 12, 2 20, 4 5 ज़ा, ठीक है। तो अब ये इसको हम, सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 12, तो इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो ये होगा, ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें सबसे बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 12/13, उसके बाद होगा 14/18, ठीक है, उसके बाद होगा 23/30
और लास्ट में होगा 6/8। तो इस ट्रिक का यूज़ करके हम बहुत आसानी से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जब वो छोटा से बड़ा की तरफ जाए, और डिसेंडिंग ऑर्डर जब वो बड़ा से छोटे की ओर जाए। ठीक है, तो ये थे दिसंबर में जो सीटेट एग्ज़ाम के मैथ के 30 क्वेश्चंस, पेडागोजी के और कंटेंट के भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थे, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करने हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे किसी पेपर को सॉल्व करेंगे।